गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और मैं बिहार जुडिशरी के मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं। अब हम देखेंगे 28th बिहार जुडिशरी में आए हुए सिविल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग मीन्स प्रिसेप्ट्स, आज्ञा पत्र। व्हाट इज प्रिसेप्ट? तो प्रिसेप्ट्स होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि पटना में केस चल रहा है और मसौरी में कोई ज़मीन है, विवादित ज़मीन, वो मसौरी में है और केस किसी वजह से जुरिडिक्शन लेके पटना में चल रहा है। तो जो सिविल सूट है वो मसौरी में है, वो उसको पार्टी बेच देना चाह रहा है और बेचने के लिए पूरा सब कुछ कर चुका है, बातचीत हो चुका है, बस बेचने ही वाला है। तो उसको आज्ञा होगा, इस कोर्ट से उस कोर्ट से आज्ञा पत्र इशू होगा, प्रिसेप्ट इशू होगा कि इस ज़मीन पे सो एंड सो केस चल रहा है और बिना फाइनल जजमेंट हुए आप ज़मीन को वहाँ बिकने न दें, है ना। तो वो स्टे ऑर्डर इंजेक्शन लगा देगा उस ज़मीन पर, ज़मीन को बिकने नहीं देगा। तो इसे प्रिसेप्ट कहते हैं, ठीक है। प्रिसेप्ट में आज्ञा पत्र। A percept under section 46 of civil procedure code is only a request of a court passing the degree to another court। क्या कि where degree holder intends execute proceeding because of judgment debtor having attachable property situated under jurisdiction of another court to which the degree is transferred under order, ठीक है। डिग्री होल्डर इंटेंड टू एग्जीक्यूट प्रोसीडिंग, है ना, और प्रोसीडिंग कर रहा है लेकिन वो दूसरे जुरिडिक्शन में ज़मीन है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी है जो कि एग्जीक्यूटेबल है। तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? वो बेचना चाह रहे, कुछ करना चाह रहा है, तो इसके लिए आज्ञा पत्र इशू होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि प्रिसेप्ट क्या है। तो ओनली ए रिक्वेस्ट है, खाली एक कोर्ट के द्वारा दूसरे कोर्ट से, एक कोर्ट जो पासिंग द डिग्री, जो डिग्री पास किया है कि डिग्री प्लेंटिव के फेवर में है, डिग्री होल्डर के फेवर में है, तो वही रिक्वेस्ट भेजेगा अनदर कोर्ट को। इंटेंट टू एग्जीक्यूट प्रोसीडिंग, क्या लिखेगा उसमें कि एग्जीक्यूट प्रोसीडिंग बिकॉज ऑफ जजमेंट डेटर हैविंग अटैचेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड अंडर जुरिडिक्शन ऑफ, आपके कोर्ट में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जो कि अटैचेबल है, ठीक है, टू विच द डिग्री ट्रांसफर्ड अंडर ऑर्डर, ठीक है। और डिग्री को ट्रांसफ़र कर देगा कि ये डिग्री है आपके पास अंडर द ऑर्डर। उसके बाद रूल 11 क्या कहता है? 46 रूल 11 सेक्शन रूल 21 और सेक्शन 46 में दोनों में एक ही बात कहता है सॉरी, ट्रांसफर्ड अंडर ऑर्डर 21, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 46 क्या कहता है? अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिग्री मे वेन एवर थिंक फिट इशू ए प्रिसेप्ट में से आज्ञा पत्र टू अनदर कोर्ट विच वुड बी कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिग्री, है ना, एग्जीक्यूट सच डिग्री के लिए कम्पिटेंट है उसको, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट। अटैच क्यों? क्योंकि बेच रहा है, बेच देगा, तो उसको दूसरा कोर्ट में, एक कोर्ट में रहे तो यही कोर्ट अटैच कर देगा, दूसरा कोर्ट है तो अटैच के लिए ऑर्डर करता है कि अटैच कर दो। एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से अटैच के लिए ऑर्डर करता है कि भाई इसमें डिग्री हो गया है और इसके फेवर में अपोजिट पार्टी बेच रहा है, एक के फेवर में मान लो हो गया है, अब बी पार्टी अपोजिट है वो बेच रहा है, उसको बेचने न दो, तो अटैच के ऑर्डर करता है। यही प्रिसेप्ट है, यही प्रिसेप्ट है, आज्ञा पत्र है। उसके बाद कहता है कि ऑर्डर 21 रूल 6, ऑर्डर 21 और रूल 6 क्या कहता है? कहता है द कोर्ट सेंडिंग डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन शैल सेंड द फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट्स। एक तो कॉपी ऑफ डिग्री भेजोगे तब ना होगा, दूसरा ए सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड। तो सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय एग्जीक्यूशन, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो गया, एग्जीक्यूटेड नहीं है, इसका भी एक सर्टिफिकेट भेजोगे। तीसरा कि सर्टिफिकेट दैट नो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हैज़ बीन
मेड प्रायर टू दिस एग्जीक्यूशन ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर। ये अटैचमेंट ऑर्डर के पहले कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं किया गया है। उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 8 क्या कहता है, वेन ए फॉरसेट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 3 डॉक्यूमेंट, क्या क्या, और एक तो कि डिग्री भेजोगे ना, दूसरा सर्टिफिकेट दोगे कि एग्जीक्यूटेड नहीं है डिग्री, तीसरा कि इसके पहले हमने आपको ऐसा कोई एग्जीक्यूशन आपको या किसी और कोर्ट को नो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड प्रायर टू दिस ऑर्डर। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर दिया तो फिर ये अटैच कैसे करेगा प्रॉपर्टी को। ठीक, उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 8, व्हेन अफॉरसेड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज सेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन इट मे ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कंप्यूटेड जुरिडिक्शन। कहता है कि व्हेन अफॉरसेड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज सेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया गया है, then it may transfer for execution to subordinate court for competent jurisdiction। अटैच कर लिया गया, अब एग्जीक्यूशन के लिए सिविल जज सब जज के यहाँ भेज दो, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सभी को सब जज बोलिए आप, तो सब जज के यहाँ भेज दीजिए। उसके बाद व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट होता है नॉर्मली सेशन होता है जो एक सेशन डिवीज़न है, और डिस्ट्रिक्ट होता है जो एक डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न है जिसमें इतना डिस्ट्रिक्ट जज का जुरिडिक्शन है सिविल सूट के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज सिविल का मामला देखता है और सेशन जज क्रिमिनल का मामला देखता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को एक ही जज को बना दिया जाता है। ठीक है, वो दोनों मामले वो देखते हैं बारी बारी से, हाफ डे में क्रिमिनल देखेंगे, हाफ डे में सिविल देखेंगे। कोई जज साहब कहते हैं क्रिमिनल से पहले मूड खराब हो जाता है, तो हाफ डे में वो पहले सिविल देखते हैं, मूड खराब होने वाले क्रिमिनल को बाद में देखते हैं। तो दूसरा में देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ CPC 1908, डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, द लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। अब उससे मतलब नहीं है, मेन है कि अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है एक डिस्ट्रिक्ट में होता है वही डिस्ट्रिक्ट लिमिट है, वही डिस्ट्रिक्ट है लॉ में, और सिविल में अलग है डिस्ट्रिक्ट। एक DM जितना जुरिडिक्शन में होता है वो डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद अब मीन प्रॉफिट लिखाता है दोस्तों, MESNE, तो लिखाता है मेसने, लेकिन एस साइलेंट है तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, मीन प्रॉफिट। तो मीन प्रॉफिट क्या है दोस्तों, मीन प्रॉफिट क्या है, अरे मीन प्रॉफिट है जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है इलीगल पोजीशन में कोई है 10 साल, तो उसका 10 साल का जो रेंट हुआ, मान लो कि 12 और 10 साल, तो 1,20,000 प्लस 8%, 8.5%, 8.6% इंटरेस्ट, बैंक रेट का तो इंटरेस्ट देगा, वो आपको देगा, वो बोलते हैं मीन प्रॉफिट। यदि लीगल पोजीशन में तो 12 साल एडवर्स पोजीशन में रहेगा तो ज़मीन उसका हो जाएगा। तो मेसने प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट बोलते हैं, MESNE, मीन प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212 ऑफ CPC, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स those profit which the person in wrongful possession of such property, wrongful possession मान लीजिए, यदि wrongful possession में नहीं है, rightful possession में है, तो वो नहीं देगा आपको मीन प्रॉफिट। तो जो wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such property, interest भी together with interest on such property, such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession, but shall not include profit due to improvement made by person in wrongful possession। तो वो है मीन प्रॉफिट। क्या क्या है भाई, मीन प्रॉफिट है कि अरे ड्यू डिलिजेंस जैसे 12,000 रुपये इकट्ठा लगता है, 10 साल के रखा तो 1,20,000, मान लो कि बोला हम 2 साल खेती नहीं किए तब भी लगेगा,
खेती नहीं किया तो आपका गलती है। और यदि उस पर 8.6% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, बोलेगा हमने अच्छा खाद दे करके और 1 साल में 1 लाख रुपया कमाया, तो वो उसका पैसा हो गया, आपको 12,000 ही मिलेगा। यही तीनों बात कर रहा है। थोड़ा अंग्रेज है तो उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और कोई बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28th बिहार जुडिशियरी सर्विस का 1B कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन टू द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज पर सेक्शन 21 ऑफ CPC। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपेलेंट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है कि भाई प्लेस ऑफ सुइंग शैल मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जहाँ वहीं बोलो ना, यहाँ आकर अपील में बोल रहे हो, है ना, हाई कोर्ट में बोल रहे हो, रिवीजन में बोल रहे हो। हाई कोर्ट में क्यों बोल रहे हो, रिवीजन में भी हाई कोर्ट जाता है, सिविल कोर्ट में। तो क्या करना है, करना क्या है यार, जहाँ है वहीं बोलो। ये हाई कोर्ट में चले आए तो कहता है कि ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा यार हाई कोर्ट में, अपील में और रिवीजन में नहीं चलेगा। अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट, सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अरे जहाँ कोर्ट पहले वहीं बोलो कि हुजूर आपका जुडिक्शन नहीं लगता है, ऑनरेबल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं लगता, स्वयं सो है यहाँ जुडिक्शन लगता है, तो यहाँ हाई कोर्ट में नहीं आना है। अब वहाँ गए और वहाँ मना कर दिया, तब हाई कोर्ट में आ सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में कहाँ जाना है, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ first instance of earliest possible opportunity and in all cases where issue was settled at or before such settlement। ठीक है, issue was settled at or before such settlement। केसेज वेर इशू आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, तो वहाँ सेटल करो, वहाँ नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट में आइए, अपील में आइए, डिवीज़न में आइए, आपका काम होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में मत आ जाओ भाई। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ CPC नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विथ रेफरेंस टू द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ इट्स जुडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट। फिर अपील में आ गया, हाई कोर्ट में, अपील में हाई कोर्ट में आ जाता है, डिवीजन में भी हाई कोर्ट में आ जाता है। सिविल केस में, क्रिमिनल है तो सेशन कोर्ट में जा सकते हो। कहता अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अरे ओरिजिनल जहाँ फाइल हुआ वहाँ पर रेंज करो यार, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। वो मना करता तब मेरे पास आओ हाई कोर्ट में। अरे कोई भी जुडिक्शन के मामले में ऑब्जेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस के मामले कि आपका जगह नहीं बनता है सर, हाँ, और पेकुनियरी कि आपके पैसा लिमिट से ज़्यादा है सर, और तीसरा बोल देगा जुडिक्शन रेफरेंस टू लोकल लिमिट, है ना, लोकल लिमिट आपका नहीं बनता है सर। नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट executing court with reference to the limit local limit in its jurisdiction shall be allowed by the appellant मतलब high court, revisional court मतलब high court, unless such objection was taken in executing court at the earliest possible opportunity and unless there has been subsequent failure of justice। तो आप हाई कोर्ट में, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होता है दोस्तों, तो आप मतलब बहुत हंसोगे, इतना मजाक सोचो कि है ये बात। डिग्री दे दिया, ऑर्डर दे दिया सिविल सूट में, क्रिमिनल में दे दिया तो फांसी, काम खत्म वहीं से। फांसी मान लो दे दिया तो फांसी हो गया, 20 साल सजा दे दे तो हो गया। अब सिविल में ऑर्डर दे दिया, डिग्री दे दिया, जजमेंट दे दिया, तो उसको एग्जीक्यूट कराओ। अरे आप ही बोल दो ना कि भाई ऐसे ऑर्डर मानो, नहीं ऑर्डर मानते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये वो करके जेल में डालो, तो नहीं, एग्जीक्यूट कराओ, फिर उसको एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा और तब जाके थाना उना में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो बड़ा हास्यास्पद बात है यार। तो कहता एग्जीक्यूशन ऑर्डर फाइल हो गया दोस्तों, वहाँ आप कंटेस्ट करो, वहाँ कुछ नहीं बोले, हाई कोर्ट में आ जाओगे, अपील में आ जाओगे, रिवीजन में आ जाओगे, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, आप पहले वहीं जाओ, वहीं बोलो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में कि हुजूर आपका लोकल लिमिट नहीं है, और वहाँ मना करता हो हाई कोर्ट में आ जाओ मेरे पास।
तो हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि एग्जीक्यूशन पिटीशन ही हास्यास्पद बात है। अरे ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, तो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है तो किसका ऑर्डर के मानेगा? डालो जेल में, उसको जेल में डालो। तो नहीं, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कीजिए, एक और केस चलेगा। तो यही बात बहुत हास्यास्पद है ना दोस्तों। चलो क्या करें, अब सरकार ही कुछ कर सकती है ना इसमें, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, और सेक्शन को, एक्ट को चेंज करना तो पार्लियामेंट चेंज करेगी, रूल को बनाना है, चेंज करना है तो गवर्नमेंट चेंज करेगी, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि आप जानते होंगे, आई होप। चलो अब दूसरा देखो, क्वेश्चन 2A, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 1A फर्स्ट क्वेश्चन, 1B सेकंड क्वेश्चन, 2A थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टे ऑफ सूट। ठीक है, ऑल्सो स्टेट वेयर रेस जुडिकाटा अप्लाई टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा है कि कोई केस फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो वो दोबारा ट्रायल नहीं होगा। दोबारा फाइल मत करो, ले जाओ यहाँ से, सूट हट आज के फेंक देगा। रेस सब जुडाइस क्या है? अरे कोई भी केस चल रहा है, जजमेंट नहीं हुआ है, चल रहा है, तो फिर भी फाइल मत करो। अरे वहीं जाके जो बोलना है बोलो, वो भी ले जाओ, केस नहीं लेते हम, तो है रेस सब जुडाइस। अब स्टे ऑफ सूट क्या है? तो किसी वजह से कुछ समय के लिए स्टे लग सकता है, टेम्प्रोरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। नॉर्मली टेम्प्रोरी होगा तो वो स्टे ऑफ सूट, इंजेक्शन लगा कुछ समय के लिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट आने दो, वो पार्टी को आने दो, वो पार्टी में ज्वाइंडर है हटने दो, ये पार्टी ज्वाइंडर है ज्वाइन करने दो, ये पार्टी प्रॉपर पार्टी आने दो, तब केस चलेगा। तो कुछ समय के लिए स्टे हो गया, तो ये स्टे है। ये तीनों चीज़ समझ गया। अब ये देखिए कि थोड़ा सा कानून का लैंग्वेज अलग होगा। कहता है रेस जुडिकाटा को मतलब एक्सप्लेन करो और डिफरेंस बताओ स्टे ऑफ सूट में, रेस जुडिकाटा में। तो रेस जुडिकाटा क्या है दोस्तों? जब एक बार कोई केस जजमेंट आ गया उसमें, मतलब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है, तो उसको फिर से मत कहानी पढ़ो और केस मत कर दो फिर से 20 साल केस, 20 साल केस, 20 साल केस, 10-12 पीढ़ी चले जाएंगे। पता चला मेरा महाभारत के जो भीष्म पितामह, उनका केस अभी तक चलते आ रहा है। तो ये है रेस जुडिकाटा। रेफर क्वेश्चन 1B 26th BGS, मतलब ये हुआ है दोस्तों, रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन भी होता है क्वेश्चन का दोस्तों। तो सेक्शन 11 कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, और सूट और इशू को ट्राई नहीं करेगा इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली सब्सटेंशियल इन इशू इन ए प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टी फॉर द सेम रिलीफ और इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो नहीं होगा दोस्तों, एक बार जजमेंट आ गया तो दोबारा क्यों आप करना चाह रहे हो। उसके बाद कहता है नोट द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड और एक्सक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम टाइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। क्रिमिनल केस में है, यदि फॉरेन कोर्ट डिसाइड कर लिया तो यहाँ नहीं डिसाइड होगा, एक आदमी को 2 बार सजा दोगे। लेकिन सिविल में फॉरेन डिसाइड हुआ है तो उसका जुडिक्शन हो, वहाँ ज़मीन होगा, हमारे ज़मीन को वो नहीं डिसाइड कर सकता, हमारे यहाँ ज़मीन एरिया में स्थित है तो हम ही डिसाइड करेंगे। इसलिए सिविल में जुडिक्शन नहीं लगेगा, क्रिमिनल में नहीं लगेगा, सिविल में लगेगा। फॉरेन के कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे, फिर यहाँ केस करो, हम ट्रायल करेंगे। एज पर सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट मीन्स, अब स्टे ऑफ सूट क्या है दोस्तों? द स्टे ऑफ सूट मीन्स व्हेन ए सूट पेंडिंग इन ए कोर्ट then a suit by same party on same subject matter on same issue cannot be brought or instituted. This is called a stay of suit. अच्छा, रेस सब जुडाइस को स्टे ऑफ सूट कहते हैं क्या? स्टे ऑफ सूट मीन्स व्हेन ए सूट इज पेंडिंग इन ए कोर्ट देन ए सूट ऑफ बाय द सेम पार्टी, है ना, ऑन सेम सब्जेक्ट कॉमा ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर कॉमा ऑन सेम इशू कॉमा कैन नॉट बी ब्रॉट और इंस्टीट्यूटेड। दिस इज कॉल्ड स्टे ऑफ सूट। और रेस जुडिकाटा लिख ही दिया, स्टे ऑफ सूट मीन्स रेस जुडिकाटा हो गया। फिर स्टे ऑफ सूट इक्वल टू हो गया
रेस सॉरी रेस जुडिकाटा नहीं, रेस सब्जुडाइस, रेस सब्जुडाइस, ठीक है। बट एज पर सेक्शन 11 द रेस जुडिकाटा मीन्स a suit on any matter between the party is heard and finally decided, and then a fresh suit on the same matter cannot be instituted। ये हो रेस जुडिकाटा। तो रेस सब्जुडाइस स्टे ऑर्डर एक ही है, स्टे ऑफ सूट एक ही है। रेस जुडिकाटा 11 सेक्शन 11 में कहता है कि भाई रेस जुडिकाटा मीन्स ए सूट ऑन ए मैटर बिटवीन पार्टी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, मतलब जजमेंट आया है ना, इसको बोलते हैं जजमेंट आ गया है, जजमेंट आ गया है, डिसाइडेड, देन ए फ्रेश सूट ऑन द सेम मैटर कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। वंस ए डिग्री इज एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई। इनसे डिग्री इज एग्जीक्यूटेड इन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा देयर टू अप्लाई, ठीक है। कहते देर आर 3 एग्जीक्यूशन ऑफ रेस जुडिकाटा, एक्सेप्शन ऑफ रेस जुडिकाटा। क्या क्या? व्हेन जजमेंट इज पास्ड विदाउट जुडिक्शन, तो रेस जुडिकाटा नहीं लागू होगा। रे भाई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी होता है। व्हेन मैटर इज इन्वॉल्व्स ए प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, अरे तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम क्वेश्चन रेफरेंस ले लो, अपील कर दो। बहुत खतरनाक होता है, यदि ला ही आप गलत जजमेंट दे दिए हो, कानून के अनुसार होना चाहिए, तो वो बहुत खतरनाक होता है। उसको सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत उड़ा देगा, 1 मिनट में हाई कोर्ट भी उड़ा देता है। और यदि फैक्ट पे कुछ एरर हुआ है तो चलेगा। व्हेन जजमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अरे भाई फ्रॉड किए हो तो रेस जुडिकाटा लागू नहीं है। विदाउट जुडिक्शन है तो लागू नहीं है। जुडिक्शन 3 तरह, इम्यूनिटी जुडिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है, एरिया का जुडिक्शन नहीं है तो उड़ा देगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ गलती कर दियो यार, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे गलती कर दियो, उड़ा देगा, नहीं चलेगा। ये रेस जुडिकाटा दोबारा ट्रायल के लिए बोल सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, एक पार्टी ने फ्रॉड कर दिया है तो दूसरा पार्टी बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि फिर से ट्रायल का ऑर्डर दिया जाए, हुजूर हो जाएगा ऑर्डर। अब कहता है क्वेश्चन 2B। कितना टाइम हो गया दोस्तों? टाइम हो गया 10:30। 2B को कल करते हैं दोस्तों, जिसमें कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एज रिगार्ड्स फाइलिंग ऑफ सेकंड अपील। इज देयर एनी केस इन विच सेकंड अपील मे नॉट लाई। तो 10-20 हो गया, मेरे को कोर्ट जाने का टाइम हो गया दोस्तों, कोर्ट जाता हूँ। कोर्ट से आऊँगा तो फिर वीडियो बनाऊँगा, पढ़ाई भी करता हूँ हायर जुडिशरी के लिए। और तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू। आगे देखेंगे 28 BGS का और 2B क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एज रिगार्ड्स फाइलिंग ऑफ सेकंड अपील, है ना, कि ये क्या प्रोविजन है। इज देयर एनी केस इन विच सेकंड अपील में नॉट लाई। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।